जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम बाय ठाकुर सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के हिंदी के व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपका पहला आज का है व्याकरण। क्या व्याकरण? तो व्याकरण के हम काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन है? तो बरसात। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन है? तो हाथी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन है? तो फरियाद। आपका अगला प्रश्न, जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होने का प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। आपका अगला प्रश्न है, पुरुषत्व का बोध कराने वाला कहता है? तो पुल्लिंग। क्या? पुल्लिंग। आपका अगला प्रश्न है, स्त्री जाति को बोध कराने वाले को कहते हैं? तो स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है, माथे पर राम लंबा टीका लगाता है, रेखांकित शब्द है तो टीका लगाता है, तो जो क्या होगा? पुल्लिंग। क्या? पुल्लिंग। प्रश्न है, मैंने क्या है? मैंने रामायण का टीका लिखी है, यानी कि लिखी है, तो क्या होगा? स्त्री लिंग। आपका अगला प्रश्न, सेनापति की ललकार थी, तो स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है, गेहूं महंगा मिल रहा है, यानी कि मिल रहा है, तो क्या होगा? पुल्लिंग। आपका अगला प्रश्न है, नौकरी में घूस चल रही है, तो क्या होगा? चल रही है, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है, ठेस लगने लगेगी आँख खुलेगी, एक अंकित है, तो स्त्रीलिंग। क्या होगा? स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है, नारंगी का बहुवचन होगा, तो नारिया। क्या होगा? नारंगिया। क्या? नारंगिया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? तो चोरो। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वचन क्या है? बहुवचन कौन है? तो श्रीमतियों। बहुवचन हम उस क्रिया को कहते हैं जहाँ में एक संख्या से ज्यादा, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन बताइए, तो चिड़िया। क्या? चिड़िया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनिए। क्या क्या है? गाय, बात, बहन। क्या होगा? लताए। क्या होगा? लताए। आपका अगला प्रश्न है, जिस शब्द के रूप से एक अधिक व्यक्ति का वस्तु हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। यानी कि एक संख्या से ज्यादा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। आपका अगला प्रश्न, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। क्या? एक वचन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुने। क्या हुआ? कृष्ण। कृष्ण क्योंकि यह एक खास व्यक्ति का नाम हो सकता है। जिस किसी भी संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, किसी स्थान या किसी मतलब जैसे मंदिर हो गया कोई, इस सब का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा समूह चुनिए। तो जातिवाचक यानी क्या होगा? शेर। शेर से क्या होगा? पूरी जाति का समूह हो रहा है। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा होगा, तो राष्ट्रीयता। आपका अगला प्रश्न है, मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, तो व्याकुलता। क्या? व्याकुलता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा कौन है? तो दूरी। क्या? दूरी। इसे क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि दूरी, उतना दूरी हो सकता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो घी। कौन सी? घी। क्योंकि घी को हम क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। आपका अगला प्रश्न है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं? तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म गुण का कराने वाले उसके क्या कहते हैं? भाववाचक। क्योंकि भाववाचक वह संज्ञा है जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं? ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, उससे केवल उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, घूसखोर, ये सब होता है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले को कहते हैं? कौन सा? द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। आपका अगला प्रश्न है, पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले क्या कहते हैं? समूहवाचक। आपका अगला प्रश्न है, अल्पप्राण क्या है? उ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा? ओष्ठ। कहाँ से? ओष्ठ से। आपका अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान है। घ कहाँ से? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। आपका अगला प्रश्न है, ह का उच्चारण स्थान है। ह कहाँ से हो रहा है? कंठ से, डायरेक्ट कंठ से हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार का उच्चारण स्थल है, तो क्या होगा? मूर्धा। क्या? मूर्धा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाप्राण घोष्ठ है, यानी कि महाप्राण घोष्ठ है, यह क्या होगा? ख, छ, ठ, भ। क्या होगा? ख। क्या होगा? ख, क्योंकि इसको बोलने में काफी समय लग रहा है। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु का सहयोग से होगा? तो क्या होगा? म, ख, ए, च। क्या है? म। क्या होगा? मो। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन है? तो श। कौन सा? श। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंत अष्ट वर्ण है? तो व। क्या? व। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वर्णों को कहते हैं? तो भाषा। आपका अगला प्रश्न है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं? क्या? अक्षर। क्या? अक्षर। आपका प्रश्न, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है? तो कंठ से। कहाँ से? कंठ से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण अघोष हैं? तो छ। कौन सा? छ। आपका अगला प्रश्न है, किसी वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? तो ओ। कौन?
आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से एक मात्रिक मूल स्वर है तो कौन सा? आपका अगला प्रश्न हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? तो कितने हैं? 11। कौन सा? 11। आपका अगला प्रश्न जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो उसे कहते हैं संभाव्यता भविष्यत काल। आपका अगला प्रश्न जिससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी कहलाता है तो क्या बोले? सामान्य भविष्यत काल। आपका अगला प्रश्न है वो आया है कौन सा वर्तमान काल है? वो आया है क्या होगा? पुनः वर्तमान काल। आपका प्रश्न जिस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल सूचित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आसन्न भूत। आपका प्रश्न वो खाता होगा कौन सा वर्तमान काल है? तो संग्रहित वर्तमान काल। आपका प्रश्न जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूरी सिद्धि बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुनः वर्तमान काल कहते हैं। आपका प्रश्न जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? हेतुमत भविष्यत काल। आपका अगला प्रश्न है क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी किंतु उसका समाप्ति का पता नहीं चलता है तो वो कहलाता है अपूर्ण भूतकाल। क्या? अपूर्ण भूतकाल। आपका अगला प्रश्न है जिससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं कहलाता है तो संदिग्ध भूतकाल। क्या? संदिग्ध भूतकाल। आपका प्रश्न जिससे क्रिया के होने में संदेश प्रकट हो उसे पर उसकी वर्तमान में संदेह ना हो वो कहलाता है क्या? कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न है जो है स्वर्गीय कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। आपका प्रश्न 5 घोड़े में 5 शब्द कौन सा शब्द है? तो संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक। आपका प्रश्न है क्या है चमचमाती में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक, क्योंकि उसमें गुण है, क्या कर रहा है? वो चमक रही है। आपका प्रश्न इस कौन सा विशेषण है? इस सब में से कौन सा विशेषण है? तो सर्वनामिक विशेषण। आपका अगला प्रश्न है गोरा गाल में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक, क्योंकि उसमें गुण है, क्योंकि गाल कैसा है? गोरा है। आपका अगला है सौ कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण। आपका अगला है भला आदमी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न 4 लीटर दूध कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न है 4 लड़के में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न है शेर भर अनाज कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण। आपका प्रश्न है धुंधली कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न है कितना कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण। आपका प्रश्न कुछ आदमी कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण। आपका प्रश्न जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल के परिमाण को प्रकट करते हैं कहलाते हैं क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न है शायद दरवाजे पर कोई है यह रेखांकित सर्वनाम का भेद बताए। तो अनिश्चयवाचक। आपका प्रश्न है मैं अपने आप चला जाऊंगा इस रेखांकित वाक्य में सर्वनाम बताए। तो निजवाचक सर्वनाम। आपका प्रश्न है आप क्या कर रहे हो? यहाँ रेखांकित शब्द का वर्णन करें। तो प्रश्नवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ प्रश्न हो रहा है, क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रश्न हो रहा है। वो कौन गया? वहाँ कौन गया? यहाँ रेखांकित भाग का क्या होगा? प्रश्न। यहाँ पे भी प्रश्न हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। क्या? संबंधवाचक, यानी कि जिसका लाठी है उसी का भैंस होगा। यहाँ क्या दिखा रहे हैं? संबंध दिखाई दे रहा है। आपका अगला प्रश्न है जो सोएगा वो खोएगा। यहाँ रेखांकित भाग का सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक। आपका अगला प्रश्न है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध ना हो उसे कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक। आपका अगला प्रश्न है जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न है जिस सर्वनाम का प्रयोग या कहने या बोलने वाले अपने लिए करता है वो कहता है प्रथम पुरुष। आपका अगला प्रश्न है होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम। आपका प्रश्न है पुत्री का पर्याय शब्द होगा तो क्या होगा? सूता। आपका प्रश्न है पुष्प का पर्याय शब्द होगा तो सुमन। क्या? सुमन। आपका प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा मंदाकिनी। आपका प्रश्न है गौरी का पर्यायवाची शब्द होगा दुर्गा। आपका प्रश्न है जल का पर्यायवाची शब्द होगा तो मेघ। आपका अगला प्रश्न है रेखा निम्नलिखित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची शब्द है? तो मृगपत। क्या? मृगपति। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची शब्द है? तो क्या होगा? क्षीर। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो जाता है। क्या? दूध का पर्यायवाची शब्द होगा तो क्षीर। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची शब्द है? सरोवर, क्योंकि सरोवर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चाँद का पर्यायवाची शब्द होगा? तो चंद्र। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची शब्द होगा? तो कृपाणु। क्या? कृपाणु। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा? क्या? सुरसुरिता। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का समानार्थी नहीं है? तो सुरपति। क्या? सुरपति। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इच्छा का समानार्थी नहीं है? तो लक्ष्मी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का समानार्थी नहीं है? तो क्या? भागीरथी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का समानार्थी नहीं है? तो जग। क्या? जग। यानी कि रवि को भी सूरज, रवि किसे कहता है? सूरज को। और सूरज होता ही है। और दिनेश को किसे कहता है? सूर्य को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व।
आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची शब्द होगा? क्या? प्रिया, पीड़ा। आपका अगला प्रश्न है सामान्यतः एक ही वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान कराने वाले विभिन्न शब्दों को क्या कहते हैं? तो पर्यायवाची। क्या? पर्यायवाची। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो साफ साफ। क्या? साफ साफ। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन है? तो राजकन्या, राजकन्या। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कर्मधारय समाज का उदाहरण कौन है? तो चंद्रमुखी। आपका अगला प्रश्न है दो अथवा दो से अधिक पदों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या है? समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को कहते हैं तो समास। आपका अगला प्रश्न अटूट में कौन सा समास होगा? तो नंद समास। क्या? नंद समास। आपका प्रश्न है अनजाना में कौन सा समास होगा? नंद समास। आपका अगला प्रश्न है राजा रानी में कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास। यानी कि जिस संज्ञा में ये चिन्ह दिखाई दे आपको वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास। जिस संज्ञा में जिस समास में आपको संख्या का बोध दिखाई दे वो कौन सा होगा? द्विगुण समास। यानी कि द्विगुण समास यानी कि दो समास। आपका अगला प्रश्न है आजीवन में कौन सा समास होगा? तो अव्ययभाव समास। आपका अगला प्रश्न है सास ससुर में कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। आपका अगला प्रश्न है अनचाहा में कौन सा समास होगा? तो नैन समास। आपका अगला प्रश्न है दशरथ में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। आपका अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दुष्क्रम। आपका प्रश्न जो दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने कारण ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं तो उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है निर्मल का संधि विच्छेद होगा? तो निर्जोर मल। क्या? निर्जोर मल। आपका अगला प्रश्न है स्मरण का संधि विच्छेद होगा? तो समधन समरण। आपका प्रश्न है स्वच्छता का संधि विच्छेद होगा? स्व धन इच्छा। आपका प्रश्न है मनोरय का संधि विच्छेद होगा? तो क्या होगा? मनः जोर रथ। आपका अगला प्रश्न है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा? तिरह जोड़ कार। आपका अगला प्रश्न विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा? विद्या जोड़ क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी। क्या? विद्या जोड़ अर्थी। आपका अगला प्रश्न यशोदा का संधि विच्छेद होगा? और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो जाता है। क्या? यशोदा का संधि विच्छेद होगा? यशा जोड़ दा। यशा जोड़ दा। आपका अगला प्रश्न है स्वागत का संधि विच्छेद होगा? सुजोड़ आगत। क्या? सुजोड़ आगत। आपका अगला प्रश्न है प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा? क्या होगा? प्रति जोड़ एक। क्या? प्रति जोड़ एक। आपका अगला प्रश्न सतीश का संधि विच्छेद होगा? सती जोड़ ईस। आपका अगला प्रश्न है निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? तो नी जोड़ फल। क्या? नी जोड़ फल। आपका अगला प्रश्न है क्या है? सचरित का संधि विच्छेद होगा? सत्य जोड़ चरित। क्या? सत्य जोड़ चरित। आपका अगला प्रश्न तुम पर मैं विश्वास करता हूँ इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने क्रम पर। क्या होगा? कर्ता ने क्रम पर अधिकरण में पर। क्या? अधिकरण क्या होगा? अधिकरण। आपका प्रश्न शिक्षक छात्रों को ज्ञान देता है इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? सुसंप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। आपका अगला प्रश्न है अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ इस वाक्य में मैं किस कारक का विभक्ति है? कर्ता ने क्रम को संप्रदान का के लिए अपादान में पर। क्या? अपादान। आपका अगला प्रश्न है आपका घर अपना घर सबको प्यारा होता है इस वाक्य में अपना किस कारक के लिए है? तो संबंध कारक। क्या? संबंध कारक। आपका अगला प्रश्न है टेबल पर किताब रखी गई है इस वाक्य में पर यानी कि कर्ता ने क्रम पर अधिकरण में पर तो अधिकरण। आपका अगला प्रश्न है तुम्हारा नाम सबको मालूम है इस वाक्य में तुम्हारा किस कारक की विभक्ति है? तो संबंध कारक। आपका अगला प्रश्न है मेरी पुस्तक अलमारी में है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। आपका अगला प्रश्न है तुम्हारे पिताजी आने वाले इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक का? संबंध कारक। क्योंकि मेरे पिताजी यानी क्या होता है? मेरे उससे रिलेशन होता है। रिलेशन को क्या होता है? संबंध कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो संबंध कारक यानी कि दयानंद की बहन यानी कि संबंध इसमें बता रहा है। आपका अगला प्रश्न है यह पुस्तक मैंने 5 रुपये में खरीदी इस वाक्य में मैं 5 रुपये के किस कारक की विभक्ति है? कारण। आपका अगला प्रश्न है संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना या डरना उत्पन्न हो आदि हो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक। आपका अगला प्रश्न है टांगे वाले में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय उस क्रिया को कहते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में लग जाए। किसी शब्द के अंत में लग जाए जैसे दिखावा यानी कि वाह। क्या होता है? दिखावा। तो इसमें क्या कि आ की मात्रा आ जाएगा। क्या? आ की मात्रा आ जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न है टांगे वाला में कौन सा प्रश्न है? तो वाला। आपका अगला प्रश्न है तीरंदाज में कौन सा प्रत्यय है? तो अंदाज। आपका अगला प्रश्न समझौता में कौन सा प्रत्यय है? तो औता। कौन सा? औता। आपका अगला प्रश्न है वो पहनावा में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा? आवा। पहनावा। आपका अगला प्रश्न पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला। आपका प्रश्न कामना में कौन सा प्रत्यय है? तो अना। आपका अगला प्रश्न है सेवक में कौन सा प्रत्यय है? तो अक। आपका अगला प्रश्न है भिखारी में कौन सा प्रत्यय है? भिख आरी। क्या होगा? आरी। आपका अगला प्रश्न है गर्माहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट। क्या? आहट। आपका अगला प्रश्न है मिठास में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आस। आपका अगला प्रश्न है
धुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कर। कौन सा? अक्कर। आपका अगला प्रश्न है क्या है? घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या होगा? आहट। आपका अगला प्रश्न है भिरंत में कौन सा प्रत्यय होगा? तो अंत। कौन सा? अंत। आपका अगला प्रश्न है बालक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो अक। कौन सा? अक। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तंदित नहीं है? तो तैराक। क्या? तैराक। आपका अगला प्रश्न है सदाचार में कौन सा उपसर्ग हुआ? उपसर्ग उस संख्या को कहते हैं जो किसी संख्या के पहले लग जाए। क्या? किसी संख्या के पहला लग जाए, जैसे कि सपरिवार, यहाँ की सौ जो होगा वो सौ होगा उपसर्ग। क्या? उपसर्ग। आपका अगला प्रश्न है सदाचार में कौन सा उपसर्ग होगा? सद। आपका अगला प्रश्न लापरवाह में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ला। आपका अगला प्रश्न है अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अन। आपका अगला प्रश्न है अधजल में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अध। क्या होगा? अध। आपका अगला प्रश्न है खुशकिस्मत में कौन सा शब्द होगा? तो खुश। क्या? खुश। आपका अगला प्रश्न है आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा? आ। कौन सा? आ। आपका अगला प्रश्न है उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उत। क्या? उत। आपका अगला प्रश्न है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो सु। कौन सा? शु। आपका अगला प्रश्न है सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग होगा? तो शह। आपका अगला प्रश्न है दुपहिया में कौन सा शब्द होगा? तो दू। क्या होगा? दू। आपका अगला प्रश्न है सबूत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो स्व। आपका अगला प्रश्न सोदत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो स्व। क्या होगा? स्व। और आपका अगला प्रश्न है उच्च का विलोम शब्द होगा? तो क्या होगा? नीच। क्या? नीच। आपका अगला प्रश्न है एक का विलोम शब्द होगा? तो क्या होगा? अनेक। आपका अगला प्रश्न है कुटिल का विलोम शब्द होगा? तो सरल, यानी कि सरल का कुटिल। आपका अगला प्रश्न है घृणा का विलोम शब्द होगा? तो प्रेम। क्या होगा? प्रेम। आपका अगला प्रश्न है नरक का विलोम शब्द होगा? तो क्या होगा? स्वर्ग। क्या होगा? स्वर्ग। आपका अगला प्रश्न है क्या है? विरक्त का विर्थार्थक शब्द होगा, यानी कि उल्टा शब्द होगा? अनुरक्त। क्या? अनुरक्त। अनुरक्त। तो आज के इस क्लास में हम आपके क्लास के व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में आपके क्लास के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।